नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं अरुंधति रॉय के बहुत ही चर्चित उपन्यास छोटी चीजों का ईश्वर, यानी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की दुनिया में। जी बिल्कुल, एक ऐसा उपन्यास जिसने काफी हलचल मचाई थी। हाँ, ये वही उपन्यास है जिसने 1997 में मतलब प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार जीता था और इसने दुनिया भर का ध्यान खींचा। कह सकते हैं कि भारतीय अंग्रेजी लेखन को एक नई पहचान दी इसने। सही कहा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस उपन्यास की तहों को खोलें जरा, इसके किरदारों की उलझी हुई जिंदगियों को समझें, कहानी के उन मोड़ों को जो सच में झकझोर देते हैं और उन गहरे संदेशों को भी जो इसे आज भी मतलब इतने सालों बाद भी इतना महत्वपूर्ण बनाते हैं। आखिर क्या है इसमें ऐसा खास? चलिए मिलकर समझते हैं। बिल्कुल, कोशिश करते हैं। और हाँ, ये जरूर बता दें कि ये पूरी बातचीत उपन्यास के बारे में जो जानकारी उपलब्ध है उसी पर आधारित है, हम अपने विचार नहीं जोड़ रहे हैं। जी तो शुरुआत करते हैं कहानी की सेटिंग से। जगह है केरल का एक छोटा सा हरा भरा कस्बा IMNM, है ना? हाँ, IMNM। और ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, ये जगह अपने आप में कहानी का एक अहम हिस्सा है, एक तरह का किरदार ही समझ लीजिए। अच्छा, यहीं पर पूरी कहानी सांस लेती है, यहीं किरदारों की किस्मत कह सकते हैं बनती बिगड़ती है। बिल्कुल। और कहानी के बिल्कुल केंद्र में हैं दो जुड़वा बच्चे, एस्था और राहिल। उनका बचपन, जैसा कि उपन्यास में पता चलता है, कोई बहुत खुशियों भरा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। दुखद घटनाओं और एक अजीब सी उदासी से घिरा हुआ है। हाँ, उनकी माँ अम्मू, वो अपने शराबी और शायद हिंसक पति को छोड़कर बच्चों के साथ वापस अपने मायके यानी IMNM लौट आती हैं, एक उम्मीद लेकर कि शायद यहाँ सहारा मिलेगा। हाँ, एक ठिकाना मिलेगा, लेकिन असलियत काफी अलग निकलती है। उन्हें वहाँ अपने ही घर में परायेपन का एहसास होता है और लगातार एक संघर्ष चलता रहता है। बिल्कुल। और देखिए, यही उपन्यास की खासियत उभर कर आती है। IMNM का जो पारिवारिक और सामाजिक ताना बाना है वो बेहद जटिल है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स। अच्छा, किस तरह से? पुरानी परंपराएं हैं, समाज के बनाए हुए सख्त नियम हैं और सबसे बढ़कर जाति और वर्ग के भेद। ये सब चीजें किरदारों की जिंदगी पर एक भारी बोझ की तरह है। जैसे उन्हें जकड़े हुए हों। हाँ बिल्कुल, उन्हें जकड़े हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे उनका हर कदम, हर फैसला इन अदृश्य दीवारों से टकरा रहा है। और ये जटिलता ही कहानी को वो गहराई देती है जो पाठक को सोचने पर मजबूर करती है। समझ गया। और इसी जकड़न भरे माहौल में कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां से सब कुछ बदल जाता है हमेशा के लिए। जी, अम्मू जो खुद अपने परिवार में एक तरह से बाहरी है, उसे वेलुथा से प्रेम हो जाता है। अब वेलुथा कौन है? वो उनके परिवार की यहाँ काम करने वाला एक बढ़ई है और सामाजिक तौर पर हाँ, वो एक अछूत मतलब निचली मानी जाने वाली जाति से है। और यहीं से कहानी का जो तनाव है वो एकदम चरम पर पहुंचने लगता है। हाँ, देखिए, ये रिश्ता उस समय के सामाजिक ढांचे पर एक सीधी चोट जैसा था। ये सिर्फ दो लोगों की निजी भावना नहीं थी। अच्छा। बल्कि समाज के बनाए सबसे कठोर नियमों में से एक का उल्लंघन था, जाति की दीवार को लांघना। उस दौर में जातिवाद कोई सिर्फ थ्योरी नहीं थी, वो रोजमर्रा की जिंदगी का एक क्रूर सच था। मतलब ये तय करता था कि कौन किससे मिलेगा, कौन कहाँ जाएगा। बिल्कुल, और कौन किससे प्रेम कर सकता है। इसलिए अम्मू और वेलुथा का प्रेम संबंध न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे IMNM समाज के लिए एक भयानक अपराध जैसा था। हाँ, कुछ ऐसा जिसे बर्दाश्त ही नहीं किया जा सकता था। बिल्कुल, इसमें व्यक्तिगत चेष्टा और सामाजिक रोक-टोक के बीच का जो टकराव है वो बहुत साफ दिखता है। और फिर जब इस अस्वीकार्य रिश्ते का पता चलता है तो उसका अंजाम वो बहुत भयानक होता है। हाँ, बहुत। अम्मू को समाज और यहाँ तक कि उसके अपने परिवार वाले भी मतलब जलील करते हैं, उसे अपमानित किया जाता है। उसके चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं, उसे एक तरह से सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। लेकिन वेलुथा के साथ जो होता है वो तो मतलब बर्बरता की हद है। हाँ बिल्कुल, उसे सिर्फ शक की बिना पर पकड़ा जाता है और फिर पुलिस हिरासत में इतनी बेरहमी से पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। ये उपन्यास का एक बेहद दर्दनाक और विचलित करने वाला हिस्सा है। ये सिर्फ एक मौत नहीं है, ये उस पूरी व्यवस्था की क्रूरता का प्रतीक है जो किसी भी तरह के विरोध को, किसी भी नियम तोड़ने वाले को कुचल देना चाहती है। और इस पूरी त्रासदी का सबसे गहरा असर किस पर पड़ता है? उन दो मासूम बच्चों पर, एस्था और रेहिल पर। वो बहुत छोटी उम्र में
न सिर्फ अपने प्यारे वेलुथा की मौत देखते हैं, बल्कि उन्हें इस घटना से जुड़े डर, अपराध बोध और समाज के घिनौने रूप का अनुभव होता है। उन्हें एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। बिल्कुल, और ये अनुभव उनके अंदर हमेशा के लिए बैठ जाता है। उनके रिश्तों को, उनके भविष्य को, उनकी पूरी शख्सियत को प्रभावित करता है। और अम्मू का क्या होता है? अम्मू, वो इस हादसे और सामाजिक तिरस्कार से पूरी तरह टूट जाती हैं। अपने ही घर में एक कैदी की तरह रहने को मजबूर, वो धीरे धीरे अंदर से खोखली होती जाती हैं और आखिर में बहुत कम उम्र में अकेलेपन और दुख में उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर हम इसे बड़े फलक पर देखें तो ये व्यक्तिगत त्रासदियां सिर्फ निजी दुख नहीं है, ये उस समय के सामाजिक अन्याय, जातिगत भेदभाव और सत्ता के क्रूर चेहरे का एक जीता जागता दस्तावेज है। ये दिखाती हैं कि कैसे बड़ी संरचनाएं, बड़े सिस्टम व्यक्ति के जीवन को रौंद सकते हैं। ये बहुत गहरा है। अच्छा, उपन्यास की एक और बात जो इसे खास बनाती है वो है इसका कहानी कहने का ढंग। हाँ, वो नैरेटिव स्टाइल। हाँ, ये कोई सीधी सारी कहानी नहीं है कि एक के बाद एक घटना बता दी, बल्कि कहानी जैसे यादों के टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई हो। ये बार बार अतीत और वर्तमान के बीच कूदती रहती है। बिल्कुल, फ्लैशबैक्स का बहुत इस्तेमाल है। कहानी की एक परत तब खुलती है जब रेहेल कई सालों बाद अमेरिका से वापस IMNM आती है। उसके लौटने के साथ ही पाठक भी धीरे धीरे उन भूली बिसरी दबी हुई घटनाओं की तरफ लौटता है जिन्होंने इस परिवार को बिखेर कर रख दिया था। हाँ, और ये बिखरा हुआ अंदाज पाठक को भी किरदारों के टूटे हुए मन और बिखरी हुई यादों का हिस्सा बना देता है। ऐसा लगता है जैसे हम भी उनके साथ उन टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्प तरीका है। हाँ, और इसी बिखरे हुए अंदाज के बीच उपन्यास का शीर्षक छोटी चीजों का ईश्वर यानी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये बहुत मायने रखता है। हाँ, ये टाइटल हमेशा उत्सुकता जगाता है। बिल्कुल, ये शीर्षक अपने आप में एक दर्शन, एक फिलॉसफी छुपाए हुए है। ये इशारा करता है उन तमाम छोटी छोटी निजी और अनमोल चीजों की तरफ, जैसे बच्चों की मासूमियत, पहली बारिश की महक, एक गुप्त मुस्कान, दो लोगों के बीच का निश्चल प्रेम। हाँ, प्रकृति के छोटे छोटे चमत्कार जिन्हें अक्सर दुनिया की बड़ी चीजें नजरअंदाज कर देती हैं या फिर कुचल देती हैं। और ये बड़ी चीजें क्या हैं? ये हैं समाज के सख्त नियम, जाति के बंधन, वर्ग का अभिमान, राजनीतिक सत्ता, झूठी नैतिकता, परंपरा का बोझ। उपन्यास का केंद्रीय विचार यही है कि कैसे ये बड़ी ताकतवर चीजें उन नाजुक मानवीय छोटी चीजों पर हावी हो जाती हैं, उन्हें अपवित्र मान लेती हैं और अंततः उन्हें नष्ट कर देती हैं। जैसे वेलुथा और अम्मू का प्रेम या बच्चों की मासूमियत। बिल्कुल, ये सब उन्हीं छोटी चीजों के उदाहरण हैं जिन्हें बड़ी चीजों ने छीन लिया। ये बात भी दिलचस्प है कि रॉय ने कहानी को सिर्फ एक परिवार के दुख दर्द तक ही सीमित नहीं रखा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से उस समय के केरल के सामाजिक और राजनीतिक माहौल को भी कहानी के ताने बाने में बुना है। जैसे? हाँ, जैसे हमें कहानी में केरल में उस वक्त सिर उठा रहे नक्सल आंदोलन की हल्की सी आहट सुनाई देती है। अच्छा। समाज में चर्च की क्या भूमिका है, उसका कितना प्रभाव है, ये भी नजर आता है। साथ ही स्थानीय स्तर पर सत्ता के लिए जो छोटे छोटे संघर्ष चलते रहते हैं, उनका भी जिक्र है। तो ये सारी चीजें कहानी को एक बड़ा कैनवास देती हैं। बिल्कुल, और दिखाती हैं कि कैसे व्यक्तिगत जीवन बाहरी दुनिया की हलचलों से अछूता नहीं रह सकता। और इसी बड़े कैनवास पर स्त्रियों की स्थिति का चित्रण बहुत मार्मिक है। अम्मू का संघर्ष सिर्फ एक प्रेम कहानी का संघर्ष नहीं है। अच्छा। बल्कि एक औरत का अपनी शर्तों पर जीने की कोशिश का संघर्ष भी है, और ये कोशिश पितृसत्तात्मक समाज को मंजूर नहीं। इसी तरह जाति प्रथा की क्रूरता, उसका अमानवीय पहलू उपन्यास बहुत बेबाकी से सामने लाता है। वेलुथा का चरित्र और उसका हश्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, बिल्कुल। उपन्यास इन तमाम मुद्दों पर, चाहे वो लैंगिक असमानता हो, जातिगत भेदभाव हो या सामाजिक पाखंड हो, बहुत तीखे और गंभीर सवाल खड़े करता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, कि समाज के बनाए नियम और अपेक्षाएं किस तरह व्यक्ति की आज़ादी, उसकी इच्छाओं और यहाँ तक कि उसके इंसान होने के अधिकार को भी सीमित कर देते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो हाशिए पर हैं या जो इन नियमों को तोड़ने की हिम्मत करते हैं। और इन सब बातों को कहने के लिए जो भाषा इस्तेमाल की गई है
वो भी अपने आप में अनोखी है। हाँ, भाषा तो कमाल की है। उपन्यास की शैली बहुत काव्यात्मक है। उसमें प्रतीकों का, सिंबल्स का भरपूर इस्तेमाल है। ऐसा लगता है जैसे शब्द सिर्फ कहानी नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक तस्वीर बना रहे हैं, एक एहसास जगा रहे हैं। जी। जिस तरह से केरल की बारिश, वहाँ की नदियाँ, पेड़, पौधे, मौसम, संस्कृति, इन सब का वर्णन किया गया है, वो इतना जीवंत है कि पढ़ते हुए आप खुद को अयमिनम में महसूस करने लगते हैं। बिल्कुल। भाषा सिर्फ एक माध्यम नहीं रह जाती, वो खुद कहानी के अनुभव का एक अहम हिस्सा बन जाती है। ये उपन्यास की एक बड़ी ताकत है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हम कह सकते हैं कि छोटी चीजों का ईश्वर सिर्फ एक परिवार की दुखद कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक है। हाँ, बहुत ज्यादा। ये एक तरह से भारतीय समाज की जटिल परतों, उसकी अंदरूनी सच्चाइयों और उसमें गहरे तक बैठी असमानताओं को उजागर करने वाला एक शक्तिशाली आईना है। बिल्कुल। ये बहुत मार्मिक ढंग से दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत प्रेम, मासूमियत, छोटे छोटे सपने और मानवीय रिश्ते अक्सर समाज के कठोर नियमों, परंपराओं के बोझ और सत्ता की निर्मम दीवारों से टकराकर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। हाँ, और शायद इसीलिए ये उपन्यास आज भी इतना प्रासंगिक लगता है। रेलेवेंट क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ये हमें उन सवालों से जूझने पर मजबूर करता है जो आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। क्या आज भी हमारे समाज में व्यक्तिगत भावनाओं, इच्छाओं और सपनों के लिए उतनी जगह है जितनी होनी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। खासकर तब जब वो भावनाएं या इच्छाएं समाज के बनाए ढांचों या स्थापित नियमों के खिलाफ जाती हों। ये उपन्यास हमें याद दिलाता है कि सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं सिर्फ बाहरी दुनिया को ही नहीं, बल्कि हमारे नितांत निजी जीवन, हमारी अंतरतम भावनाओं को भी किस हद तक प्रभावित और नियंत्रित करती हैं। अक्सर ऐसे तरीकों से जिन्हें हम देख भी नहीं पाते। बिल्कुल, ये उन बड़ी चीजों के अदृश्य प्रभाव को समझने में मदद करता है। तो जाते जाते हम सबके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इस उपन्यास और हमारी चर्चा से उभरता है। क्या आज के दौर में जब दुनिया इतनी बदल गई है, तब भी छोटी चीजों यानी हमारे निजी एहसास, हमारे रिश्ते, हमारे सपने, हमारी खुशियों को समाज की बड़ी चीजों, नियमों, परंपराओं, अपेक्षाओं, सत्ता के समीकरणों के सामने झुकना ही पड़ता है? या फिर क्या अब छोटी चीजों के ईश्वर के पास थोड़ी ज्यादा ताकत आ गई है? क्या व्यक्ति की भावनाओं और अधिकारों को पहले से ज्यादा अहमियत मिल रही है? या टकराव का रूप बदल गया है, लेकिन संघर्ष शायद आज भी उतना ही तीव्र है? हाँ, ये सोचने वाली बात है और शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है।